गिफ्ट। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप लोग सुनाओ। सर हम सब भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कोरोना के केसेस जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं। यस सर। सर आपको क्या लगता है हमारी यूनिवर्सिटी तो फिर बंद ही रहेगी ना? असल में ये है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो कोई भी नहीं जा सकता ना। यस सर। और लेकिन सर गवर्नमेंट, हमारे एरिया में तो सारे स्कूल यूनिवर्सिटीज खुले हुए हैं। आपको कौन सा एरिया है? सर बहावलपुर से पीछे खानपुर। क्योंकि इसमें लाहौर में बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्टेड हो रहे हैं। यस सर, लाहौर की सिचुएशन तो बहुत ही खराब है, वहाँ बहुत से इलाकों में लॉकडाउन भी लग गया। इसी तरह है, इसी वजह से यानी कि सख्ती हो रही है। लाहौर तो ये भी सोच रहे हैं हो सकता है कंप्लीट लॉकडाउन हो जाए। यस सर। चलिए, अभी काफ़ी स्टूडेंट एब्सेंट है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद अटेंडेंस शुरू करते हैं। ओके सर। अफाक अहमद। प्रेजेंट सर। अफाक कैसर। यस सर। अहमद जलाल। प्रेजेंट सर। अलीशा नाज। अलीशा नाज। आमना नज़ीर। आमना नज़ीर। अक्सा। अक्सा। अज़का। अज़का। मान नईम।
फिजा नहीं, फिजा नहीं, वफरा बतूल, present sir, हसनैन सईद, Present, sir. ईशा शाहिद, ईशा शाहिद, फिजा फातिमा, फिजा फातिमा, काशिफ खान, काशिफ खान, खदीजा परवीन, खदीजा परवीन, लाइबा हफीज, लाइबा हफीज, मलाइका खान, मलाइका खान, मरियम लियाकत, Present, sir. मरियम अकमल, मरियम अकमल, मोहम्मद औरंगजेब, जी सर प्रेजेंट। निमरा कजाफी, Yes, sir. नौमान मुनव्वर, Yes, sir. Present. नूर सरोश, Present, sir. राबिहा बख्तियार, Present, sir. राबिया महम, Present, sir. राबिया महम, Yes, sir. Present. ओके ओके, सिदरतुल मुंतहा, Present, sir. सुभान बाबर, सुभान बाबर, सैयदा फातिमा जबील, सैयदा फातिमा जबील, यूसुफ अली, यूसुफ अली। अब वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो इस क्लास में अटेंडेंस के वक्त एब्सेंट थे, अगर प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। Excuse me, sir. जी सर मरियम अकमल की मीटिंग उसका नेट का इशू आया था, उसका मैसेज आया नंबर पे, वो कनेक्ट कर रही है। सर मेरी लगा एमएन दे, जिस मैं आ वक्त कनेक्ट हो जाएगी तो फिर मैं अटेंडेंस लगा दूंगा। आई थिंक सर हो गया है। सर मैं आ गई आ गई। मरियम अकमल। अलीशा नाज, आमना नजीर, अक्सा, अज़का, फिजा नईम, Sir, present. Fiza name. ओके फिजा नईम की अटेंडेंस हो गई है। ईशा शाहिद, फिजा फातिमा, फिजा आपकी भी अटेंडेंस हो गई है। काशिफ खान, खदीजा परवीन, लाइबा हफीज, यस सर प्रेजेंट। लाइबा आपकी भी अटेंडेंस हो चुकी है। मलाइका खान, मरियम अकमल, प्रेजेंट सर। ओके मरियम आपकी भी अटेंडेंस हो चुकी है। सुभान बाबर, सैयदा फातिमा जबीन, यूसुफ अली, लाइबा हफीज, कुछ पूछना है? नो सर वो अटेंडेंस के लिए हैंड रेज किया था। जी अमान नईम, सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी पूछें। अमान आपकी आवाज़ काफ़ी कम आ रही है। सर जो लास्ट क्लास में आपने एक पढ़ाया था कि CH3OH और CH4 मीथेन,
इन दोनों में प्रेशर डिफरेंट होता है लेकिन टेम्परेचर सेम होता है, तो प्रेशर किसका लो होगा वो एक बार बता दो। मैंने कहा था कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उनकी वजह से प्रेशर जो है ज्यादा जनरेट होगा एट सेम टेम्परेचर पर। तो ये चीज मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। इसके अलावा कोई और कंफ्यूजन नहीं है। इसके साथ आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में क्विज है और उसमें आप लोगों को जो फर्स्ट चैप्टर हाफ शामिल हुआ था उसके बाद वाला हाफ चैप्टर नंबर 9 जो है वो उस सिलेबस यानी कि क्विज का हिस्सा होगा। सर वो चैप्टर एंड तक, चैप्टर 9 एंड एंड तक? ठीक है सर। चैप्टर 9 जो है वो लास्ट तक आप लोगों का क्विज होगा। सर ये नेक्स्ट क्लास में होना है क्विज? ये नेक्स्ट क्लास में जो आप लोगों की मंडे ठीक है को सर। क्लास है 8 बजे उसमें क्विज होगा। ठीक है और सर। ये जो स्टूडेंट लेट आए हैं इनकी बाद में अटेंडेंस होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का क्विज है और उसका सिलेबस जो आप लोगों को पहला हाफ चैप्टर हुआ था 9 चैप्टर का हाफ का क्विज हुआ था, इसके बाद वाला जितना भी सिलेबस है वो सारा क्विज नंबर 2 का सिलेबस होगा आप लोगों को। और ये मंडे को 8 बजे होगा क्विज। सर एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी? जी, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल भी उसमें शामिल होंगे और न्यूमेरिकल वो वाले जो आप लोगों को या तो प्रैक्टिस करवाए हैं या फिर आप लोगों को असाइनमेंट में दिए। ओके सर। जी, मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर सेम टेम्परेचर हो तो उस कंडीशन में हम ये चेक करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो है जो उस टेम्परेचर पर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, सेम टेम्परेचर पर वो कंपाउंड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वजह से वेपर प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। उसकी रीजन मैंने आप लोगों को ये बताई थी, जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है इसका मतलब है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो आसानी से गैस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो मॉलिक्यूल आसानी से गैस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं उसके बाद अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, उसकी फिजिकल में कोई चेंज नहीं आता है। और प्रेशर बेसिकली नंबर ऑफ कोलिजन पर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल जो है वो कितनी फोर्स के साथ कोलिजन शो करता है। ये हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था। ये जो है कि प्रेशर जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फोर्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में वो उतनी ही ज्यादा फोर्स के साथ कोलिजन शो करेगा, और जिस वक्त मॉलिक्यूल ज्यादा फोर्स के साथ कोलिजन शो करेगा इसका मतलब है ज्यादा प्रेशर ही जनरेट करेगा। अब जिस वक्त हम बात करते हैं, मैंने आप लोगों को जो एग्जांपल दी थी वो मीथेन की दी थी, और मीथेन में अगर सेम टेम्परेचर हो, एक मीथेन गैस थी CH4 Yes. मेथनॉल। और इसके साथ मेथनॉल था। इसमें हम सबसे पहला काम ये करते हैं, हम चेक करते हैं कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग किसके दरमियान। जिन मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी इसका मतलब है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जिन मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होंगी, वेरी वीक होंगी, इसका मतलब है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसका मतलब है कि हम स्लाइटली टेम्परेचर भी उनको प्रोवाइड करेंगे तो वो फौरन से गैस फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे,
और गैस फेज में कन्वर्ट होने के बाद जितना आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे उससे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उतनी ही ज्यादा फोर्स के साथ मॉलिक्यूल कोलिजन शो करेंगे, और जितनी ज्यादा फोर्स के साथ कोलिजन शो करेंगे इसका मतलब है उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। अब जिस वक्त हम चेक करते हैं मीथेन के बारे में और मेथानॉल के बारे में, जिस वक्त कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस में ज्यादा हैं, तो इस केस में मेथानॉल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो होती हैं जो मॉलिक्यूल को गैस फेज में कन्वर्ट होने नहीं देती, जिनकी कोशिश होती है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन फॉर्म में मौजूद रहें, वो सेपरेटली मूव ना करें। तो जिस वक्त इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के असर को खत्म करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर ही प्रोवाइड करना पड़ता है। सपोज आप लोग जो है 10 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस दोनों को अप्लाई करते हो। अब 100 डिग्री सेल्सियस में से मीथेन गैस जो है गैस फेज में कन्वर्ट करने के लिए सपोज 15 डिग्री सेल्सियस को यूज कर लेता है, ठीक है। 15 डिग्री सेल्सियस यूज हो गया, बाकी बचा 85 डिग्री। अब ये 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है मीथेन गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को इनहांस करने के लिए यूज होगा। और जिस वक्त हम चेक करते हैं कि मेथानॉल गैस जो है वो सपोज 65 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट हो जाती है गैस फेज में। अब इसका मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस में से 65 डिग्री सेल्सियस सिर्फ उस दौरान यूज हो चुका है टेम्परेचर जिस वक्त मेथानॉल को वेपर फेज में कन्वर्ट हुआ है। इसके बाद बाकी जो टेम्परेचर बचता है 35 डिग्री सेल्सियस। अब ये 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो मेथानॉल गैस की काइनेटिक एनर्जी को इनहांस करने के लिए यूज होगा। अब ये बताएं इन दोनों में से टेम्परेचर ज्यादा किसका है जो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है? मेथानॉल का ज्यादा है या मीथेन का? ठीक है सर। मीथेन का ज्यादा होगा जो काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक हैं। ज्यादा तो ठीक है। उसकी अब काइनेटिक जितना आप लोग ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी इसका मतलब है कि वो उतनी ही ज्यादा फोर्स के साथ कोलिजन शो करेंगे, और जितनी ज्यादा फोर्स के साथ कोलिजन शो करेंगे इसका मतलब है कि उतना ही ज्यादा प्रेशर जनरेट करेंगे, ठीक है। इस तरह हम कंपेयर करते हैं कि जिस तरह मेथानॉल और मीथेन गैस की हम बात करते हैं तो इसमें ज्यादा एनर्जी ज्यादा टेम्परेचर जो है इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को इनहांस करने के लिए यूज हुआ है एज कंपेयर टू मेथानॉल के मॉलिक्यूल के, ठीक है। इसी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी मेथानॉल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होगी, मीथेन के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इसी वजह से मीथेन जो है उसकी वजह से प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा और मेथानॉल की वजह से कम प्रेशर जनरेट होगा। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। जी, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, फिर हम आगे चलते हैं। नो सर, क्लियर है। इसके बाद अफाक है सर। यस सर। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था और आपने क्या सीखा है उसमें से? सर जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा, जी जी, लास्ट टाइम।
सर लास्ट टाइम हमने यही पढ़ा था गैस मॉलिक्यूल की वो जो होती है किनेटिक एनर्जी, उस पर डिपेंड करता है उनका प्रेशर। जितनी किनेटिक एनर्जी हम उनको ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे उतनी उनका प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज होगा और उतनी वो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे। और हमने बिल्कुल, टेम्परेचर बिल्कुल। का फैक्टर पढ़ा था, टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो उससे प्रेशर इंक्रीज होगा और अदरवाइज अगर डिक्रीज करेंगे तो उसका प्रेशर डिक्रीज होगा। और हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पढ़ा था सर, जिसमें होमोजीनियस में वो रीजन होता है जिसमें गैस कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल की सेम हो एंड हेट्रोजीनियस में सेम ना हो। ठीक है, और अगर बिल्कुल सर ठीक हमने है। पढ़ा था कि गैस प्रेशर, हमने एक्सटर्नल प्रेशर की बात की थी कि अगर हम गैस एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें तो गैस का हम वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हैं कंप्रेसिबल एंड गैसेज। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद एमएन जलाल। और सर ठीक है, और काफी है, काफी है। एमएन जलाल। जी एमएन। ईमान नईम। Yes, sir. जी ईमान नईम। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? सर इसी के रिलेटेड आपने बाकी डिटेल्स बताई थी, उसके गैस प्रेशर और इसका टेम्परेचर का कंपैरिजन, और गैस मॉलिक्यूल्स में बोथ लेस और मोर एनर्जी होती है, और जो वेलोसिटी होती है वो मॉलिक्यूल की वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। प्रेशर एक तो डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पर और उसके एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके और साथ मैंने आप लोगों मैनोमीटर को ये भी बताया बताया था कि वॉल्यूम अगर आप लोग इंक्रीज कर देते हो तो उस कंडीशन में प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उस कंडीशन में मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस जो है, जो वॉल के दरमियान और मॉलिक्यूल के मूवमेंट के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, उस वजह से उनका प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर आप लोग इसके साथ मैंने ये बताया था कि कंसंट्रेशन अगर आप लोग गैस की ज्यादा करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होती हैं, जिसके रिजल्ट में प्रेशर भी ज्यादा जनरेट होता है। इसके साथ मैंने बताया था, आप लोगों को एग्जांपल दी थी ईयर ड्रम की, जो कान का पर्दा होता है, क्योंकि वो भी यानी कि जो वॉइस आप लोग सुनते हो वो भी आप लोग प्रेशर की वजह से ही सुनाई देता है आप लोगों को, क्योंकि इसमें आप लोगों के पास ईयर ड्रम में एक इनर प्रेशर होता है, एक आउटर प्रेशर होता है। इनर प्रेशर की वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन आउटर प्रेशर जो है वो कम या ज्यादा हो सकता है। और वो कम या ज्यादा किस तरह होता है? जिस वक्त हम स्पीक करते हैं, बोलते हैं, तो उस कंडीशन में हम प्रेशर बेसिकली जनरेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप लोगों की वॉइस जो है वो वाइब्रेट कर रही होती है, और जिस वक्त वो वाइब्रेशन आप लोगों के ईयर ड्रम के पास करीब पहुंचते हैं तो उस कंडीशन में ये ईयर ड्रम को प्रेस करना शुरू हो जाता है। और जिस वक्त इंटरनल प्रेशर और ये आउटर प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होगा तो उस कंडीशन में ये ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। और जिस वक्त ये वाइब्रेट करता है तो उस कंडीशन में आप लोगों को वॉइस, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को सिग्नल रिसीव होगा और वो सिग्नल जो है आप लोगों के माइंड तक पहुंचेगा, और वो माइंड जो है उसको रीड आउट करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये सिग्नल किस चीज का है। जी अलीशा नाज। सर ये जब हम लोग एरोप्लेन वगैरह में बैठे होते हैं, किसी पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं, तो तब भी प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारे कान दर्द होते हैं ना, तब जी बाहर उसका, इंटरनल प्रेशर। क्योंकि उस कंडीशन में बाहर वाला प्रेशर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, लेकिन इनर प्रेशर जो है वो तो सेम ही रहता है। तो उसकी वजह से फिर आप लोगों का जो ईयर है उसमें यानी कि इश्यू होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने ये देखा है ना कि जिस वक्त एक साइड पर प्रेशर ज्यादा हो और दूसरी साइड पर प्रेशर कम हो तो उस कंडीशन में
आप लोगों के पास गैस के मॉलिक्यूल एक साइड से दूसरी साइड पर मूव करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह आप लोगों ने ये मरकरी की एग्जांपल ली थी कि किस तरह आप लोग एटमॉस्फेरिक गैस के प्रेशर को मेजर करते हो, क्योंकि इसमें भी दोनों साइड से प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है। इधर से भी प्रेशर अप्लाई हो जाता है, इधर से भी। जिस वक्त इनका प्रेशर दोनों का इक्वल होगा तो उस कंडीशन में इसने मूवमेंट शो नहीं करनी। लेकिन अगर एक साइड पर प्रेशर कम हो और दूसरी साइड पर प्रेशर ज्यादा हो तो उस कंडीशन में मरकरी जो है वो मूव करना शुरू कर देता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम होगा। इसीलिए जिस वक्त आप लोग सी लेवल से अबव जाते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का आउटर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और जिस वक्त आउटर प्रेशर डिक्रीज होगा इसका मतलब है कि इनर प्रेशर की वैल्यू आउटर प्रेशर की निस्बत ज्यादा हो जाएगी। और उस कंडीशन में इनर प्रेशर जो है वो कोशिश करता है कि आप लोगों का जो एयर ड्रम है उसको ब्रेक करके बाहर निकल आए ताकि प्रेशर की वैल्यू दोनों साइड पर इक्वल हो जाए। और इसीलिए आप लोगों को जो है वो कान का दर्द जो है वो महसूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है सर इसके ये साथ मैनोमीटर में सर जी 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 मैनोमीटर में हमने यही पढ़ा था कि हमने अगर प्रेशर मतलब फाइंड करना हो तो प्रेशर ऑफ गैस हम जब फाइंड करेंगे वो इक्वल होगा प्रेशर ऑफ सिलेंडर के, और जो हमने हाइट चेंज जो मरकरी की है उसके इक्वल, उनको दोनों को प्लस कर दें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके साथ अगर हम एक और है बैरोमीटर, इसके जरिए भी हम प्रेशर को ही फाइंड आउट करते हैं। और इसका सिस्टम क्या होता है? इसका सिस्टम ये होता है कि आप लोगों एक क्यूब टाइप जो है ग्लास जिस तरह आप लोगों के पास होता है या टेस्ट ट्यूब जिस तरह की होती है उसको खाली करके उसमें से एयर को रिमूव कर देते हो। रिमूव करने के बाद उसमें कोई प्रेशर नहीं होता, यानी कि वैक्यूम होता है। और आप लोगों को पता है वैक्यूम का मतलब है कि उसमें कोई भी गैस या कोई भी इस तरह की चीज मौजूद नहीं है। और जिस वक्त उसके अंदर प्रेशर नहीं होगा आउटर जो प्रेशर है वो मरकरी को सप्रेस करेगा, नीचे की तरफ धकेलेगा। और सेकंड साइड पर आप लोगों के पास प्रेशर मौजूद नहीं होता है, जिसकी वजह से मरकरी जो है इसमें मूव करना शुरू कर देती है। और जिस वक्त मरकरी इसके अंदर मूव करती है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ग्रेविटेशनल पुल भी होता है, यानी कि जमीन जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, उसकी वजह से भी कुछ प्रेशर होता है। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है जिसकी वजह से ये मरकरी इस ट्यूब में मूव करना शुरू कर देती है। और उस कंडीशन में हमारे पास इसकी जो भी वैल्यू हासिल होती है उसको हम नोट कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि यहाँ से लेकर ये जो हाइट हमारे पास हासिल हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों के पास ये प्रेशर ज्यादा है या ये प्रेशर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जिसके जरिए जमीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस वैल्यू के इक्वल हो जाता है। या ये वो प्रेशर है जो इक्वल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, कि ये हाइट जो है मरकरी की यहाँ से लेकर यहाँ तक फिल होती है और इसके अंदर प्रेशर जो है वो कोई नहीं होता, यानी कि ये कह सकते हैं कि जीरो प्रेशर है। और बाहर आप लोगों को प्रेशर जो है वो 180 एम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद जिस वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर मरकरी को पुश करता है, नीचे की तरफ धकेलता है, तो इस साइड पर कोई प्रेशर नहीं है। अब प्रेशर नहीं है तो इसका मतलब है कि मरकरी ने इस डायरेक्शन में मूव करना है। जिस वक्त मरकरी मूव करता है तो उस कंडीशन में इसकी हाइट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें फिल होती है। जिस तरह आप लोगों ने कैपिलरी राइज मेथड देखा है जिसमें वाटर जो है कैपिलरी के अंदर राइज करना शुरू कर देता है, या जिस तरह आप लोग प्लांट्स में देखते हो कि प्लांट्स में वाटर जो है जमीन से डिफरेंट ब्रांच तक प्लांट्स में ऊपर तक राइज करता है।
इसी तरह यहाँ पर भी मरकरी ने ऊपर की तरफ राइज करना है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ज्यादा है, इंटरनल प्रेशर जो है वो नहीं है। इसके बाद सर्टेन हाइट तक हासिल होता है और उस कंडीशन में इसकी वैल्यू जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है। ये वो वैल्यू है जो हमने बैरोमीटर की मदद से कैलकुलेट की है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मिलीमीटर में किसके इक्वल होती है। इसी तरह हमने इसको ये भी चेक किया है, अगर हम इसी हाइट को इंचेस में कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितने इंचेस के इक्वल होती है, स्क्वायर ऑफ इंचेस के। ठीक है, इस तरह हम एटीएम को डिफरेंट यूनिट में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं बैरोमीटर की मदद से। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि प्रेशर को हम डिफरेंट यूनिट के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली हम इसको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के जरिए, क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का तो हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1 atm होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसको हम जिस वक्त मरकरी को फिल करते हैं तो उस कंडीशन में इसकी मिलीमीटर में क्या वैल्यू आती है या इंचेस में क्या वैल्यू आती है। तो उस कंडीशन में हम इस बैरोमीटर को यूज करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसको कंपेयर करते हैं और उस कंडीशन में जो वैल्यू हमारे पास हासिल होगी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगी। इसका मतलब है कि हम मिलीमीटर में या पाउंड पर स्क्वायर इंचेस में बैरोमीटर के जरिए 1 atm को एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंपेयर करके वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह बाकी जो डिफरेंट यूनिट हैं उनको भी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपेयर करके उसकी बाकियों की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जो मेन यूनिट है जिसको हम यूज करते हैं वो एटीएम है और इस एटीएम को यूज करके फर्दर पास्कल की वैल्यू, किलो पास्कल की वैल्यू, मिलीमीटर ऑफ मरकरी की वैल्यू, टार की वैल्यू, इंचेस ऑफ मरकरी की वैल्यू, यह सारी वैल्यू हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपेयर करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फर्दर जहाँ पर हमें रिक्वायर होता है कि हमने प्रेशर को बार में यूज करना है या टार में यूज करना है या इंचेस में यूज करना है, तो उसके लिहाज से हम कैलकुलेशन करके उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। कोई कंफ्यूजन नहीं है? No, sir. बैरोमीटर वाला एक दफ़ा बताइएगा कि एक्सटर्नल प्रेशर जब आपने कहा कि ज़्यादा होगा ट्यूब में, तो सर इंटरनल प्रेशर सर मरकरी जो है सर वो अंदर है, ट्यूब के अंदर आई। एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर ही नहीं है, इंटरनल प्रेशर नहीं है तो इसका मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर ही ज्यादा होगा। अब जिस वक्त एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में इसने मूव करना है, क्योंकि मरकरी ने तो उस डायरेक्शन में मूव करना है जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम होगा। अब प्रेशर है ही नहीं, एक साइड पर वैल्यू 1 है, दूसरी साइड पर जो है वैल्यू 0 है, तो जाहिर है 1 वाली साइड जो है वो ज्यादा पावरफुल है, उधर से फोर्स जो है वो ज्यादा अप्लाई होगी। उसी वजह से इस मरकरी ने इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देना है। अब कितना मूव करना है, वो उस वक्त तक इसने मूव करना है जिस वक्त तक ग्रेविटी यानी कि जिस फोर्स के साथ जमीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उसकी वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होती। क्योंकि जिस वक्त आप लोग किसी भी चीज को जमीन से किसी स्पेसिफिक हाइट तक लेकर जाते हो तो उस कंडीशन में उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी स्टोर होना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ग्रेविटी की फोर्स है। ठीक है, बेसिकली ये जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से जिस वक्त मरकरी ऊपर की तरफ राइज कर रहा है तो इसमें एनर्जी जो है वो भी स्टोर हो रही है और इस मरकरी को जमीन जो है वो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है।
इसका मतलब है कि जितना इसको अवे करते जा रहे हैं, यानी कि इस साइड से इसको राइज करते जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसका अपना भी प्रेशर होना शुरू हो गया है। अब पहले तो यहाँ पर ईयर मौजूद नहीं थी, यानी कि यहाँ पर कोई प्रेशर मौजूद नहीं था, लेकिन ये मरकरी जो ऊपर की तरफ राइज हो रहा है, इसका अपना प्रेशर तो है, और वो उतना प्रेशर होगा, उतने प्रेशर तक ये राइज करेगा जिस वक्त तक इस मिलीमीटर ऑफ मरकरी की वैल्यू जो है वो इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होती। जिस वक्त इसका प्रेशर या ग्रेविटी की फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल नहीं होती, उस वक्त तक ये ऊपर की तरफ राइज करता जाएगा। और जिस वक्त ये ग्रेविटी की फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो उस कंडीशन में ये मरकरी अबव मूवमेंट इसकी जो है वो रुक जाएगी। और जिस वक्त हम मरकरी को इसमें फिल करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो है मिलीमीटर ऑफ मरकरी में 760 हासिल होती है, और ये वैल्यू जो है हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपेयर करके कैलकुलेट की। ये चीज क्लियर है? यस सर। इसके साथ हमने एक एग्जांपल की थी कि जिसमें आप लोग डिफरेंट यूनिट को सेकंड यूनिट में कन्वर्ट करते हो। यहाँ पर आप लोगों के पास एक न्यूमेरिकल है, ये बुक का न्यूमेरिकल है, वो आप लोगों को जस्ट वैसे एग्जांपल दी हुई थी। इसमें कहता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी में वैल्यू गिवन है, आप लोगों ने पास्कल में और एटमॉस्फेयर में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और हर स्टूडेंट ने सॉल्व करके इसका आंसर जो है मैसेज के जरिए शेयर करना है। सर अभी सॉल्व करना है? जी अभी सॉल्व करके जो मैसेज के जरिए मुझसे शेयर करना है। ठीक है सर। अगर कहते हैं तो टेबल में आप लोगों के सामने ओपन कर देता हूँ। Yes, sir, please. ये टेबल में वैल्यू है। सर वो न्यूमेरिकल भी दिखा दें एक दफा दोबारा। इसकी पिक्चर ले लें, फिर मैं वो न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ। ले लिए सर। ये न्यूमेरिकल है, इसमें 265 मिलीमीटर ऑफ मरकरी वैल्यू दी हुई है, उसको आप लोगों ने जस्ट पास्कल और एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। एटीएम के साथ औरंगजेब ये पास्कल की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
जी औरंगजेब के अलावा किसी और ने सॉल्व नहीं किया अभी तक? देखते हैं किसका आंसर ठीक है और किसका आंसर गलत है। जिस वक्त हम इसको पास्कल में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 3.53 इंटू 10⁻⁴ यानी कि मोहम्मद औरंगजेब का आंसर गलत है पास्कल में। सर मैंने भी सेंड किया है, वो ठीक है? राबिया आपका पावर में नहीं बिल्कुल लिखा ठीक है। राबिया बिल्कुल ठीक है सर, आपका। मैंने नहीं पावर पावर का कोई इशू नहीं है, जस्ट वैल्यू को मैं देखना चाह रहा था कि वैल्यू कितनी आ रही है। यस सर। 35330 जो है वो बिल्कुल ठीक है। सर मैंने आपको सेंड किया है। मुझे एमन का मिला है। एमन आपका एटीएम में ये है और एटीएम में हम चेक करते हैं वैल्यू क्या आती है, वो 0.349 एटीएम। निमरा आपका एटीएम में बिल्कुल ठीक है। और सर मैं 337 लिख के थ्रू कर रही थी, मैंने ना वैल्यू गलत लिखी थी। 365 है ना? जी 365। टू 265 लिखा हुआ है। मेरा नाम ईमान है। ठीक है, जिसका ये आंसर है उसका ठीक है। इनके अलावा गलत है, वो चेक कर लें कि आप लोगों को गलती क्या है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक आता है कि गैसेस का बिहेवियर किस तरह का होता है। इसके बारे में डिफरेंट थ्योरी हैं और ये जो थ्योरी हैं वो आइडियल गैसेस के लिए हैं, रियल गैसेस के लिए नहीं है। रियल गैसेस का बिहेवियर आइडियल गैसेस के बिहेवियर से डिफरेंट होता है, ये याद रखना। ठीक है, आइडियल गैसेस का बिहेवियर रियल गैसेस के बिहेवियर से कुछ डिफरेंट होता है, या ये कह सकते हो कि ये जो लॉ बने हुए हैं इनकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक ये एप्लीकेबल होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं। लेकिन अगर आप लोग उस लिमिट से ज़्यादा आगे जाते हैं तो उस कंडीशन में यही लॉ जो है वो फेल हो जाते हैं। और इसमें हम सबसे पहला जो लॉ आता है वो बॉयल्स लॉ आता है। और बॉयल्स लॉ के मुताबिक प्रेशर जो है उसका वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन होता है।
यानी कि अगर आप लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में वॉल्यूम डिक्रीज होता है, बशर्ते कि आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स को और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो उस कंडीशन में प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, या प्रेशर का 1/, वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इस कंडीशन में हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं कि P डायरेक्टली इनवर्सली रिलेटेड टू इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम (1/b). और जिस वक्त हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करते हैं तो उस कंडीशन में कांस्टेंट यूज करते हैं। तो उस कंडीशन में यह है इक्वेशन हमारे पास बनती है P = K × 1/b। यहाँ पर K जो है वो कांस्टेंट है, B जो है वॉल्यूम है, P जो है वो प्रेशर है। और इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास यही इक्वेशन हासिल होती है, PB = कांस्टेंट। इसका मतलब है कि जिस रेशियो के साथ प्रेशर इंक्रीज होगा उसी रेशियो से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जिसके ज़रिए हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू हासिल होती है। यानी कि आप लोग जब भी प्रेशर को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कांस्टेंट वैल्यू हासिल होगी, और जिस रेशियो के साथ आप लोगों के पास प्रेशर इंक्रीज होगा उसी रेशियो के साथ आप लोगों के पास वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा, या जिस रेशियो के साथ प्रेशर डिक्रीज होगा उसी रेशियो के साथ वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज होगी। और जिस वक्त इंक्रीज होगी और ये चीज़ डिक्रीज होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हासिल होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि इसको हम इक्वेशन को ये भी लिख सकते हैं, अगर एक दफ़ा हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम जो था वो 1/1 था, उसके बाद सेकंड टाइम जिस वक्त हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम प्रेशर और वॉल्यूम को P2 और V2 से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि इनका आंसर P1 V1 का वैल्यू भी कांस्टेंट के इक्वल होगी, P2 V2 की वैल्यू भी कांस्टेंट के इक्वल होगी। तो दोनों साइड पे कांस्टेंट होंगे तो इसको हम दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का आंसर सेम ही हासिल होगा। इसी वजह से हम लिख सकते हैं P1 × V1 = P2 V2 which is equal to P3 V3। इसी तरह वो इक्वल होगा P4 V4 पे, क्योंकि इनका जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंट टाइम के बाद जिस वक्त हम प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू सेम ही हासिल होगी। इसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि जितना आप लोग प्रेशर या मरकरी को इसके अंदर फिल करते जाओगे तो उस कंडीशन में गैस का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि मरकरी का भी प्रेशर है। मरकरी जितना आप लोग ऐड करते जाओगे तो उस कंडीशन में उसकी वजह से प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता जाएगा, और जिस वक्त प्रेशर ज़्यादा होगा उस कंडीशन में ये मरकरी जो है इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। जिस वक्त आप लोगों ने जस्ट ये फिल की हुई है मरकरी यहाँ से यहाँ तक, तो इसका प्रेशर इतना है कि जिस आप लोगों के पास वॉल्यूम आप लोगों के पास गैस का हासिल जो हो रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हासिल हो रहा है। इसके बाद अगर आप लोग इसके अंदर मजीद मरकरी फिल कर देते हो तो जिस वक्त मरकरी को फिल करोगे तो इसका मतलब है उसकी वजह से प्रेशर भी होगा, और उस प्रेशर की वजह से इस मरकरी ने इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देना, और जिस वक्त ये मरकरी ऊपर की तरफ मूव करेगा इसका मतलब है गैस का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और जिस वक्त गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होगा इसका मतलब है प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और दोनों को जिस वक्त हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू कांस्टेंट हासिल होती है। और ये कांस्टेंट किस तरह हासिल होती है, इसकी ये वैल्यू, तो ये आप लोगों ने पहले इनिशियल प्रेशर को ऐड किया था, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो था वो 48 था। अब प्रेशर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1400 वैल्यू हासिल होती है। उसके बाद हमने प्रेशर को मजीद इंक्रीज किया है। इंक्रीज करने के बाद प्रेशर की वैल्यू जो है वो 33.50 वैल्यू जो है वो शिफ्ट हुई है 29.313 से, यानी कि आप लोगों ने प्रेशर को इंक्रीज किया है। इंक्रीज करने के बाद इसकी वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट हुई है। और जिस वक्त प्रेशर इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो चुका है। और उसके बाद जिस वक्त हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में भी हमारे पास 1400 वैल्यू हासिल होती है। उसके बाद फिर आप लोग मजीद प्रेशर को इंक्रीज करते हो। इंक्रीज करने के बाद वॉल्यूम फिर मजीद जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और जिस वक्त जो डिक्रीजिंग वैल्यू हासिल होता है वॉल्यूम की, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करते हो प्रेशर के साथ, तो आप लोगों के पास फिर कांस्टेंट वैल्यू ही हासिल होती है। इसका मतलब है जिस रेशियो के साथ प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी उसी रेशियो के साथ वॉल्यूम की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी। और दोनों को जिस वक्त हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू ही हासिल होगा। ठीक है, ये आप लोगों के पास मैथमेटिकल लिखा हुआ है कि किस तरह आप लोग जिस वक्त वॉल्यूम को चेंज करते हो, प्रेशर को कम या ज्यादा करते हो, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम पर अफेक्ट होता है। और उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हासिल होती है, जिस तरह इस टेबल से शो किया हुआ है। और इसी टेबल को ग्राफ की फॉर्म में यहाँ पर शो किया हुआ है कि आप लोग जो है प्रेशर को अगर इंक्रीज करते जाते हो तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता जाता है। यानी कि यहाँ पर प्रेशर जो है, ये प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो सबसे कम है। उसके बाद आप लोगों ने प्रेशर को डिक्रीज किया है। डिक्रीज करने के साथ वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। इस डायरेक्शन में जो है आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू है, यानी कि इस डायरेक्शन में जिस वक्त आप लोगों ने मूव करना है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू हासिल होगी। और जिस वक्त आप लोगों ने अपोव डायरेक्शन में अलोंग वाई एक्सिस मूव करना है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रेशर की वैल्यू हासिल होगी। अब यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू सबसे ज्यादा है। प्रेशर की वैल्यू ऑलमोस्ट जो है 120 है। और यहाँ पर आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो सबसे कम है, वो तकरीबन 12 के राउंड अबाउट हासिल होती है। इसके बाद जिस वक्त आप लोग प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज करने के बाद इसकी वैल्यू तकरीबन 90 पर आप लोगों के पास हासिल होती है, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है और उसकी वैल्यू तकरीबन जो है 17-18 के करीब आती है। इसी तरह जितना आप लोग प्रेशर को डिक्रीज करते जाते हो तो उसके साथ ही आप लोगों के पास वॉल्यूम जो है उसी रेशो से इंक्रीज होता जाता है। ये आप लोगों को ग्राफिकल जो ग्राफ की शक्ल में डेटा को इंटरप्रेट किया हुआ है। जो लास्ट में आप लोगों ने कैलकुलेशन की है वहां पर आप लोगों के पास डिजिटल डेटा है, यहाँ पर आप लोगों के पास वही डेटा ग्राफ की फॉर्म में हासिल किया हुआ है कि ग्राफ की फॉर्म में आप लोग किस तरह इसको इंडिकेट करते हो। और उससे आप लोगों को आसानी से पता चल जाता है कि वैल्यू जो है जितना आप लोग प्रेशर को इंक्रीज करते जाओगे वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। और इस कंडीशन में प्रेशर जो है वो सिंपल P है और वॉल्यूम जो है वो V की फॉर्म में है। सेकंड ग्राफ जो है वो आप लोगों ने ड्रा किया हुआ है प्रेशर और 1/V के दरमियान, यानी कि इस डायरेक्शन में आप लोगों के पास प्रेशर है और इस डायरेक्शन में आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू 1/V है। पहले वाले में वॉल्यूम जो है वो V की फॉर्म में,
ठीक है। और इस कंडीशन में प्रेशर जो है वो 1/b का डायरेक्टली रिलेशन होता है। डायरेक्टली रिलेशन मीन जिस रेशियो से प्रेशर इंक्रीज होगा उसी रेशियो के साथ 1/b की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर आप लोगों के पास ये वॉल्यूम की वैल्यू 0.02 से कुछ वैल्यू ज्यादा है और प्रेशर की वैल्यू आप लोगों के पास ये है, यानी कि सर तकरीबन ये जो ग्राफ की लाइन है ये ओरिजिन से भी स्टार्ट हो सकती है ना, ये हमारे डेटा की वजह से यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना? जी जी, क्योंकि हम मोस्टली जो है कुछ टेम्परेचर पर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ओरिजिन से भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन ये जीरो वैल्यू नहीं होती है। जीरो वैल्यू का मतलब है कि उनका वजूद ही नहीं है, क्योंकि हर चीज का वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो होता है। और जी अगर आप सर। लोग ये 0 से शुरू करते हो तो इसका मतलब है कि पहले उसमें गैस ही नहीं थी, उनपे कोई वॉल्यूम ही नहीं है ना कुछ, यानी कि वो चीज है ही नहीं है। ठीक है, ओके सर। इसीलिए ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती, स्पेसिफिक वैल्यू से हासिल हम स्टार्ट करते हैं इसको। ओके सर। इसके साथ जिस वक्त आप लोगों के पास 1/b की वैल्यू इंक्रीज होगी उसी रेशियो के साथ आप लोगों के पास प्रेशर की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद फर्दर आप लोग चेक करते हो तो उस कंडीशन में फर्दर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो उसके साथ आप लोगों के पास 1/b की वैल्यू भी उसके साथ इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि अगर हम कंपेयर करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम में तो उस कंडीशन में प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज होती है। और अगर हम कंपेयर करते हैं प्रेशर एंड 1/वॉल्यूम में तो उस कंडीशन में प्रेशर के साथ 1/b की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, यानी कि प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है और 1/वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर हम सिंपल वॉल्यूम की बात करते हैं तो उस कंडीशन में वॉल्यूम के साथ प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? यस सर। तो इस तरह हम बॉयल्स लॉ को जस्टिफाई कर सकते हैं कि बॉयल्स लॉ के मुताबिक जितना प्रेशर इंक्रीज करते हो उसी रेशियो के साथ वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। और जिस वक्त हम प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू ही हासिल होती है। अब ये आप लोगों के साथ ये एग्जांपल वैसे शो की हुई है ग्राफ की फॉर्म में कि आप लोगों के पास पहले जो वेट था वो 1 kg था, उस कंडीशन में आप लोगों के पास 1 लीटर वॉल्यूम था। लेकिन जिस वक्त आप लोग इसको डबल करते हो यानी कि मैस की ये प्रेशर की वैल्यू डबल करते हो तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो हाफ हो जाता है। वॉल्यूम पहले 1 था, जिस वक्त आप लोगों ने प्रेशर को डबल किया है तो वॉल्यूम जो है वो हाफ हो चुका है, यानी कि प्रेशर की वैल्यू 2 atm है, वॉल्यूम की वैल्यू 0.5 है। इसको अगर आप लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 1 हासिल होता है आंसर। उसके बाद इसको आप लोग मल्टीप्लाई करते हो 0.5 को 2 से तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास 1 ही वैल्यू हासिल होती है। इसके बाद अगर आप लोग मजीद वॉल्यूम को प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो उस कंडीशन में भी आप लोगों को सेम वैल्यू ही हासिल होती है। इसके साथ एक एग्जांपल है, ये जो सी डाइवर हैं जो यानी कि सॉरी समुद्रों में गोता लगाते हैं, जिस वक्त वो काफी लो लेवल तक जाते हैं तो उस कंडीशन में प्रेशर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। आप लोगों का जिस वक्त प्रेशर डिक्रीज होगा, सिर्फ 1 मिनट।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जिस सलाम। वक्त ये समुद्र में जो गोताखोर होते हैं, जिस वक्त वो लो लेवल पर जाते हैं तो उस कंडीशन में प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि जितना आप लोग जमीन के मरकज के करीब पहुंचते हो उतना ही प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती जाती है, और जितना आप लोग जमीन के सेंटर से अवे होते जाते हो उतना ही एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। और जिस वक्त ये जो भी पर्सन या गोताखोर जो होते हैं जिस वक्त ज्यादा नीचे जाते हैं तो उस कंडीशन में उनको सरवाइव करने के लिए इशू होता है, और इशू इसी वजह से होता है कि आप लोगों का एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसकी वैल्यू ज्यादा होती जाती है और इनर प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। क्यों, जब भी आप लोग सांस लेते हो उसमें भी आप लोगों ने प्रेशर को कंपेयर करके उस वक्त ही आप लोग सांस लेते हो। तो जिस वक्त आप लोग सांस को अंदर लेकर जाते हो तो उस कंडीशन में इनर प्रेशर कम होता है, आउटर प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आसानी से एयर जो है आप लोगों के लंग्स में चली जाती है। और जिस वक्त आप लोग लो लेवल पर जाते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के लंग्स का प्रेशर तो वो फिक्स ही होता है जितना भी उसने जनरेट करना होता है, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसकी वैल्यू ज्यादा होती जाती है उससे जितना आप लोग क्रिएट करते हो जिस वक्त आप लोग सांस को बाहर निकालते हो। तो उसी वजह से आप लोग जो है वो सांस नहीं ले पाते, जिसके जरिए आप लोग जो है डेथ ही हो सकती है, ये इसके साथ इसका और इश्यू हो सकता है। इसके साथ दूसरा फॉल्ट ये होता है कि जितना आप लोग लो लेवल पर जाते जाते हो तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो बॉडी का प्रेशर है, क्योंकि है वहाँ पर भी मॉलिक्यूल और गैसेज मौजूद हैं, उनकी वजह से भी प्रेशर है, उनका प्रेशर भी कम होता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर के। तो उस कंडीशन में भी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से आप लोगों की बॉडी जो है वो अफेक्ट होती है, आप लोगों की बॉडी को नुकसान होता है। ठीक है, इसके बाद एक न्यूमेरिकल है। यस सर। इसमें इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। इसके बाद वो कहता है सेकंड वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करो जिस वक्त आप लोगों के पास प्रेशर जो है वो 1.21 है। आप लोगों ने इक्वेशन सिंपल वही यूज करनी है जो आप लोगों ने अभी देखी है, जिसके मुताबिक P1 V1 इक्वल होती है P2 V2 पे, P2 V2। ठीक है, अब यहाँ पर V1 की वैल्यू ये दी हुई है, यानी कि इस जगह पर आप लोगों ने V1 की जगह पर आप लोगों ने 7.25 लीटर की वैल्यू पुट करनी है। प्रेशर की वैल्यू ये दी हुई है P1 की वैल्यू, आप लोगों ने P1 की जगह पर आप लोगों ने 4.52 ATM वैल्यू पुट करनी है। इसके बाद यहाँ पर P2 की वैल्यू गिवन है जिसकी वैल्यू 1.21 ATM। आप लोगों ने इसकी वैल्यू V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अगर आप लोग इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हो तो कंडीशन में ये इक्वेशन बनती है V2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय P2, और इस इक्वेशन में आप लोगों ने जस्ट ये वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी, और जो भी वैल्यू हासिल होगी वो आप लोगों के पास वॉल्यूम की लीटर में हासिल होगी। इसके बाद अगर आप लोगों से वॉल्यूम को किसी और यूनिट में पूछा गया हो तो आप लोगों ने इसको कन्वर्ट करके लिखना है, अदरवाइज आप लोग डायरेक्ट भी इसी यूनिट को यूज करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है? और इस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो 27.1 लीटर हासिल होती है। इसके बाद नेक्स्ट नंबरिकल ये आप लोगों ने सॉल्व करके फिर मुझे आंसर इसका शेयर करना है, और इसमें एक चीज का ख्याल रखना है आप लोगों ने, यहाँ पर आप लोगों के पास
प्रेशर जो है वो डिफरेंट यूनिट में दिए हुए हैं। अगर इस तरह का केस आता है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने प्रेशर को पहले सेम यूनिट में यूज करना है, और मोस्टली हम एटीएम में यूज करते हैं प्रेशर को। इसमें प्रेशर जो है P1 और P2 की वैल्यू गिवन है, इसके साथ वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है V2 की। V1 की वैल्यू वो कहता है कि आप लोगों ने फाइंड आउट करके बतानी। अब हर स्टूडेंट ने इसको सॉल्व करके इसका आंसर जो है मैसेज के जरिए मुझसे शेयर करना है। और देखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट जो है इसको सॉल्व कर पाता है। जी अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया? सर कर रहे हैं। चलिए औरंगजेब, अभी देखते हैं कि बाकियों का क्या आंसर आता है। लास्ट न्यूमेरिकल भी आंसर पहले औरंगजेब ने ही कैलकुलेट करके बताया था। सर जी सर मेरा आंसर 1349 है। इसमें बताना नहीं है लाइबा, अगर इस तरह बता देते हैं तो फिर वो बाकी स्टूडेंट डायरेक्ट ही उसी का आंसर दे देते हैं कि ये आंसर आया है। ओके सर। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग जस्ट वो मैसेज के जरिए शेयर कर दो। जिस वक्त हम टार को एटीएम में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में एटीएम में इसकी वैल्यू आती है 1.03, और उसके बाद आप लोगों के पास इक्वेशन जो है वो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होती है। V1 हमने कैलकुलेट करनी है तो इसको हम रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है P2 V2 डिवाइडेड बाय P1। P2 की वैल्यू हमारे पास 0.500 एटीएम है। V2 की वैल्यू हमारे पास 2780 लीटर है, और प्रेशर की वैल्यू हमारे पास P1 की वैल्यू वो 1.02 एटीएम। सर क्वेश्चन में तो 2780, तो उसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, वहाँ पे लीटर ही डायरेक्ट। ये ml है, ये इसमें मिस्टेक है, यहाँ पर ml ही है। यहाँ से आंसर निकाला है तो 1.35 लीटर आएगा, मतलब 2780 मिलीलीटर। ये लीटर नहीं है, यहाँ पर ml है साथ में। ठीक है, उसके बाद आंसर जो है वो 1350 ml हासिल होता है। तो सर मिलीलीटर को कन्वर्ट नहीं करेंगे हम लोग? अगर आप लोगों से कहा जाए कन्वर्ट करके लिखना है फिर आप लोगों ने कन्वर्ट करना है, अदरवाइज जरूरत नहीं होती इसको कन्वर्ट करने की।
अगर आप लोग कन्वर्ट करके लिख देते हो तो वो भी आंसर ठीक होता है, और अगर आप लोग कन्वर्ट नहीं करते तो वो भी आंसर आप लोगों का बिल्कुल ठीक होता है। सर कन्वर्ट करके निकाला 1.35। ठीक है, वो भी आंसर बिल्कुल ठीक है, मैंने ये तो नहीं कहा कि वो गलत है, वो बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। 1.35 लीटर बिल्कुल ठीक आंसर है, ये सर जिसने मैंने भी लिख लीटर में लिखी है। कैलकुलेट सर करके जब हम मिली को कैलकुलेट किया खत्म है, करेंगे तो ये वो उसके 10 की इक्वल पावर ही आ -3 हो जाता है। जाएगा ना। जी, वो जी सर। बिल्कुल इसके इक्वल ही आता है। ठीक है, इसलिए इस चीज में परेशान नहीं होना कि मेरा जो है वो 1.35 लीटर के इक्वल आया है और कुछ का आंसर जो है वो 1350 मिलीलीटर के इक्वल आया है। दोनों आंसर बिल्कुल ठीक हैं, उसमें कोई भी गलती नहीं है, और सब दोनों के आंसर के सही तो जितने, यानी अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर ही मिलेंगे, उसमें कोई कटिंग नहीं होगी। ठीक है, और अगर आप लोगों ठीक के है पास सर। क्वेश्चन में ही पूछा जाता है कि आप लोगों ओरिजिनल वॉल्यूम को मिलीलीटर में या लीटर में कन्वर्ट करके वैल्यू कैलकुलेट करो, तो तब आप लोगों ने उस यूनिट को उसके मुताबिक ही कैलकुलेट करना था। अब यहाँ पर इसमें लिखा नहीं है कि आप लोगों ने ओरिजिनल वॉल्यूम को मिलीलीटर में कैलकुलेट करना है या लीटर में कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आप लोग जिसमें भी कैलकुलेट कर लेते हो वो दोनों आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है, हम ऐसा ही यूनिट्स में लेते हैं ना, तो वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है वो भी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो शाहजिला, और क्लास का सर टाइम बस भी हो करिए, चुका है। आज के लिए बहुत है। सर आज के लिए इतने ही काफी है सर, मेरी अटेंडेंस लगा यस दें। सर, इतनी काफी है। चलें, वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो इस क्लास में एब्सेंट थे, अब मौजूद हैं तो वो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अलीशा नाज। सर अलीशा प्रेजेंट, मेरे फिर चले गए नेट। ठीक है अलीशा, आपकी अटेंडेंस हो गई है, नट आ रहा है आपका। आमना नजीर। आमना नजीर। आमना नजीर इज एब्सेंट। अक्सा। यस अलिशा सर आपके, प्रेजेंट। सॉरी अलीशा आपकी अटेंडेंस हो गई है। सर प्रेजेंट। ओके, अक्सा की भी अटेंडेंस हो चुकी है। अज़का। अज़का इज एब्सेंट। ईशा शाहिद। प्रेजेंट सर। ईशा शाहिद इज प्रेजेंट। काशिफ खान। यस सर। काशिफ खान, आपके कोई मेरे ख्याल में फीस वगैरह का इशू है, इसलिए आप जो है वो ब्लैक लिस्ट में शो हो रहे हो। सर कह के आए हुए हैं बट वो कर नहीं रहे, हम लोग पता नहीं क्या ड्रामा लगा रहे हैं। ये करवा लो, ये ना हो बाद में फिर वो इशू करना शुरू कर दें। इसके बाद खदीजा परवीन। प्रेजेंट सर। ओके, आपकी अटेंडेंस हो चुकी है। मलाइका खान। मलाइका खान। सर वो एब्सेंट है। ठीक है, मलाइका खान एब्सेंट है। सुबान बाबर। प्रेजेंट सर। ओके, सुबान बाबर की अटेंडेंस हो चुकी है। सैयदा फातिमा जबीन। प्रेजेंट सर। ओके, आपकी अटेंडेंस हो चुकी है। यूसुफ अली। प्रेजेंट सर। यूसुफ अली की भी अटेंडेंस हो चुकी है। ठीक है, अब आप लोग लीव कर सकते हो। सर आपसे एक बात करनी है। जी जी, पूछे सर गफरा। रमजान आ रहा है तो वैसे भी क्लास की टाइमिंग सुबह है, ये तो आपने इसलिए की थी ना क्योंकि हमने ऑन कैंपस क्लास लेनी होती थी, तो क्या ऐसे नहीं हो सकता कि आप हमारी क्लास की टाइमिंग चेंज कर दें, दिन टाइम रख लें? गफरा, ये बड़ी यस सर। स्ट्रिक्टली मेल आई है कि आप लोगों यस की सर। क्लास की टाइमिंग जो है वो चेंज नहीं होगी, ना ही आप लोग क्लास को लेट ले सकते हो, ना ही आप लोग उसकी टाइमिंग चेंज कर सकते हो। और ये ठीक है सर, मुझे रेक्टर की तरफ से ये मैं मेल बहुत आप से लोगों को स्टूडेंट्स चेक ने कर, मुझे कहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लूं। ये असल में यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आई है कि ये टाइम टेबल जो है वो चेंज ना करें। ये देखें, मैं सर हमें आपको ये मेल भी ठीक है दिखा सर। देता 9 हूँ। बजे शो हो रहा है। सॉरी, वो कह रहे हैं जिस टाइम सर क्लास है उसी कह रही है टाइम आप आप क्लास अटेंड यकीन है करें। उसे। सर पीसी का टाइम पोर्टल पे 9 बजे शो होता है। सर हमें आपकी बात पे यकीन है, इसलिए आप हमें ना ये मेल ना दिखाएं। नहीं मैं असल में इसलिए कर रहा हूँ कि
स्टूडेंट जो है वो कुछ यकीन नहीं करते, वो कहते हैं कि हो सकता है सर जो है वो वैसे ही हमें डरा रहे हैं या इस तरह यानी कि बात कर रहे हैं। नो नो सर। नो सर, हमें पता है आप कोऑपरेटिव हैं। चलें ठीक है, अब ठीक आप है लोग सर। लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।